गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ME 303 जो हीट ट्रांसफ़र सब्जेक्ट है उसके अंदर हम फिन के थ्रू हीट डिसिपेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज हम नेक्स्ट केस लेंगे, हीट डिसिपेशन फ्रॉम ए फिन इंसुलेटेड एट द टिप। हम एक ऐसी फिन ले रहे हैं जो कि टिप पर क्या है, इंसुलेटेड है। उसके थ्रू कितना हीट डिसिपेशन होगा उसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो द फिन इज़ ऑफ एनी फाइनाइट लेंथ विद द एंड इंसुलेटेड एंड सो नो हीट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम द टिप। तो हमने एक ऐसा एग्जांपल लिया है जिसमें फिन क्या है, टिप पर क्या है, इंसुलेटेड है, तो वहाँ से कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो इस केस के लिए बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, जैसे कि हमने पूर्व वाला जो एग्जांपल लिया था, पहले भी जो केस किया था उसमें हमने माना था कि x बराबर 0 पर टेम्परेचर कितना था, थीटा 0 था। और तो यहाँ पर x बराबर L पर dt बाई दूसरी बाउंड्री कंडीशन x बराबर L पर क्या हो जाएगी, dt बाई dx बराबर 0, क्योंकि टिप क्या इंसुलेटेड है। तो पहले वाला जो केस हमने केस कंसिडर किया था उसी तरह से इस केस में भी हम क्या लेंगे, दो बाउंड्री कंडीशन लेंगे। तो x बराबर 0 तो टेम्परेचर थीटा बराबर कितना, थीटा 0, और x बराबर L पर कितना है, dt बाई dx बराबर 0, क्योंकि टिप इंसुलेटेड है। तो हमने जो इक्वेशन लास्ट टाइम में कैलकुलेट की थी उसका सॉल्यूशन हमारे पास में क्या आ गया था, थीटा बराबर C1 e की पावर mx प्लस C2 e की पावर माइनस mx। तो इन दोनों बाउंड्री कंडीशंस को जब हम इसके अंदर क्या करेंगे, पुट करेंगे और C1 C2 की वैल्यू आएगी, तो C1 C2 की वैल्यू को जब हम इसके अंदर क्या कर देंगे, अगेन पुट कर देंगे, तो हमारे पास में टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन आ जाएगी। और टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन हमारे पास में क्या आ जाएगी, थीटा बाई थीटा नॉट इक्वल टू टी माइनस का टी ए डिवाइडेड बाई T0 माइनस का टी ए इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक m ब्रैकेट L माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस हाइपरबोलिक m L। तो हमारे पास में C1 C2 की वैल्यू सॉल्व करके इस इक्वेशन में रख करके हमारे पास में थीटा की वैल्यू आई है, उससे हमने क्या निकाला, थीटा अपन थीटा नॉट निकाल लिया। थीटा क्या है, टी माइनस का टी ए, और थीटा नॉट क्या है, T0 माइनस का टी ए। तो ये कितना आ गया हमारे पास में, कॉस हाइपरबोलिक m L माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस हाइपरबोलिक m L। तो अब हम क्या करेंगे, वही जैसे हमने पूर्व में कैलकुलेट किया था कि क्यू फिन कितना है, कितनी हीट ट्रांसफ़र होगी बेस से, तो कितना हो जाएगी, माइनस का फोर इक्वेशन से माइनस का KC dt बाई dx एट x इक्वल टू 0 पर। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, dt बाई dx निकालेंगे। तो उससे हम क्या निकालेंगे, सबसे उसके लिए क्या करेंगे, हम टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन है, वहाँ से t माइनस टी ए हम कैलकुलेट करते हैं, तो कितना आ जाएगा, T0 माइनस का टी ए कॉस हाइपरबोलिक m L माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस हाइपरबोलिक m L। यहाँ से हमने t की वैल्यू निकाल ली और उसको हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया। तो डिफरेंशिएशन करने पर dt बाई डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, T0 माइनस का टी ए साइन हाइपरबोलिक m L माइनस एक्स डिवाइडेड बाई साइन कॉस हाइपरबोलिक m L और माइनस का m। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, dt बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब dt बाई डी एक्स की वैल्यू हम क्या निकालेंगे, x बराबर 0 पे निकालेंगे। तो x बराबर 0 पुट कर देंगे, तो हमारे पास dt बाई डी एक्स एट x बराबर 0 पे कितना आ जाएगा, माइनस का m T0 माइनस का टी ए साइन टेन हाइपरबोलिक m L आ जाएगा। तो dt बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास में x बराबर 0 पर। अब हम क्या करें, इस dt बाई डी एक्स की वैल्यू को फोर इक्वेशन में रख देंगे। तो q फिन बराबर कितना जाएगा हमारे पास में, KAC m T0 माइनस का टी ए टेन हाइपरबोलिक m L। तो m की वैल्यू अगर हम इसके अंदर पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा, हमारे फाइनल इक्वेशन q फिन बराबर कितने आ जाएगी हमारे पास में, अंडर रूट ऑफ HPKAC ब्रैकेट T0 माइनस का टी ए टेन हाइपरबोलिक m L। तो इस तरह से हमने क्या किया, हीट डिसिपेशन फ्रॉम ए फिन इंसुलेटेड एट द टिप के लिए टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन निकाली। वो कितनी आ गई, टी माइनस का टी ए डिवाइडेड बाई T0 माइनस का टी ए इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक m L माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस हाइपरबोलिक m L। और क्यू फिन की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, हीट ट्रांसफर रेट की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर ऑफ HPKAC ब्रैकेट T0 माइनस का टी ए ब्रैकेट टेन हाइपरबोलिक m L। इसके बाद में हम जो नेक्स्ट केस लेते हैं उसके अंदर हम लेते हैं कि हीट डिसिपेशन फ्रॉम ए फिन लूजिंग द हीट एट द टिप। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि जो फिन है उसकी जो टिप है वो भी क्या कर रही है, हीट डिसिपेटेड कर रही है। जो फिन है उसकी जो टिप है वो भी क्या कर रही है, हीट डिसिपेटेड कर रही है। तो इसके लिए फिर हम बाउंड्री कंडीशन देखना चाहेंगे। तो पहली बाउंड्री कंडीशन तो सेम रहेगी, x बराबर 0 पर टेम्परेचर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा नॉट हो जाएगा। और दूसरी बाउंड्री कंडीशन हम लेंगे कि फिन जो टिप है वहाँ पे हीट डिसिपेट हो रही है। इसका मतलब हो गया कि जो पर्टिकुलर फिन की जो लेंथ है उसमें कंडक्शन के थ्रू जो हीट वहाँ तक पहुँची है वो टिप पर क्या हो रही है, कन्वेक्शन के थ्रू हीट डिसिपेटेड हो रही है। तो इसलिए हमने ये लिख दिया कि फिन इज़ लूजिंग द हीट एट द टिप, मीन्स हीट कंडक्टेड टू द फिन एट x बराबर L बराबर हीट कन्वेक्टेड फ्रॉम द एंड टू द सराउंडिंग। मतलब फिन की जो लेंथ है उस लेंथ के अंदर कितना हीट कंडक्शन हुआ है, कितनी हीट कंडक्टेड हुई है, वो क्या होगी, जो टिप पर वो क्या निकल रही है, कन्वेक्शन के थ्रू निकल रही है। तो हीट कंडक्टेड टू द फिन एट x
एल पर एक्स इक्वल टू एल पर कितनी हो जाएगी, माइनस का के सी डी टी बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू एल पर, और कन्वेक्शन के थ्रू निकलने वाली हीट कितनी हो जाएगी, एच ए एस ब्रैकेट टी माइनस का टी ए। ठीक है, तो ये तो कंडक्शन के थ्रू हीट आ गई और ये क्या हो गई, कन्वेक्शन के थ्रू हीट निकलने वाली हीट हो गई, तो ये दोनों क्या बराबर है। तो अब हम जैसे देखें कि एट द टिप ऑफ द फिन, अगर टिप ऑफ द फिन की अगर हम बात करें, वहाँ पे जो सरफेस एरिया होगा वही क्या होगा, उसको क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AS हो जाएगा। तो AC बराबर AS हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास dt बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का h और t माइनस टी को हम थीटा रख देते हैं, थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ से किया आ गया, तो कितना हो गया dt बाई डी एक्स बराबर माइनस का h थीटा डिवाइडेड बाई का k एट एक्स इक्वल टू एल। तो हमारे पास दो बाउंड्री इक्वेशन आ गई, एक्स बराबर जीरो पर थीटा बराबर थीटा जीरो, और एक एक्स बराबर एल पर डी टी बाई डी एक्स बराबर माइनस एच थीटा डिवाइडेड बाई के। अब हम अगर मान लीजिए इन दोनों बाउंड्री इक्वेशन को, वही जो सॉल्यूशन था थीटा बराबर c1 e की पावर mx प्लस c2 e की पावर माइनस mx के अंदर इन दोनों बाउंड्री इक्वेशन को यूज़ करते हैं और c1 c2 की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और फिर वापस c1 c2 की वैल्यू को इसके अंदर हम पुट करते हैं इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास में टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन आ जाएगी। वो कितना आ जाएगी, थीटा बाई थीटा नॉट बराबर कितना आ जाएगा, टी माइनस का टी ए डिवाइडेड बाई टी जीरो माइनस का टी ए, ये तो हमने वैल्यू पुट कर दी थीटा बाई थीटा नॉट की, तो ये कितना आ जाएगा इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एम एल माइनस एक्स प्लस h बाई के एम ब्रैकेट साइन हाइपरबोलिक एम एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस हाइपरबोलिक एम एल प्लस h बाई के एम ब्रैकेट साइन हाइपरबोलिक एम एल। तो हमारे पास में क्या आ गई, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करते हैं, क्यू फिन हमको निकालनी है, वो कितने होगी, माइनस का के सी डी टी बाई डी एक्स एट एक्स बराबर जीरो। तो हम क्या निकालेंगे, हमको क्या करना है, क्यू फिन अगर निकालना है तो वो डी टी बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन से हम टी माइनस टी ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कितनी आ जाएगी, टी जीरो माइनस टी ए कॉस हाइपरबोलिक एम एल माइनस एक्स प्लस एच बाई के एम साइन हाइपरबोलिक एम एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस हाइपरबोलिक एम एल प्लस एच बाई के एम ब्रैकेट साइन हाइपरबोलिक एम एल। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं और एट एक्स बराबर जीरो को उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास डी टी बाई डी एक्स एट एक्स बराबर जीरो बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का टी जीरो माइनस टी ए एम और साइन हाइपरबोलिक एम एल प्लस एच बाई के एम कॉस हाइपरबोलिक एम एल डिवाइडेड बाई कॉस हाइपरबोलिक एम एल प्लस एच बाई के एम और साइन हाइपरबोलिक एम एल। तो इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, क्यू फिन के अंदर पुट कर देंगे। तो क्यू फिन बराबर कितनी आ जाएगी हमारे पास में, के ए सी एम टी जीरो माइनस का टी ए मल्टीप्लिकेशन साइन हाइपरबोलिक एम एल प्लस एच बाई के एम कॉस हाइपरबोलिक एम एल डिवाइडेड बाई कॉस हाइपरबोलिक एम एल प्लस एच बाई के एम साइन हाइपरबोलिक एम एल। ये वैल्यू आ गई। इसको हम और सोल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, अंडर ऑफ एच पी के ए सी टी जीरो माइनस का टी ए साइन हाइपरबोलिक एम एल प्लस एच बाई के एम कॉस हाइपरबोलिक एम एल डिवाइडेड बाई कॉस हाइपरबोलिक एम एल प्लस एच बाई के एम साइन हाइपरबोलिक एम एल। तो इसको अगर फाइनली सॉल्व करें सिंपली तो क्यू फिन बराबर आ जाएगा हमारे पास अंडर ऑफ एच पी के ए सी ब्रैकेट टी जीरो माइनस का टी ए 10 हाइपरबोलिक एम एल प्लस एच बाई के एम डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच बाई के एम और 10 हाइपरबोलिक एम एल। तो हमारे पास में क्या होगी, क्यू फिन की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हमने क्या निकाला कि जो फिन जो कि टिप से हीट इंसुलेटेड कर रही है उसके लिए टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन भी निकाल ली और हमने क्यू फिन जो है उससे कितना हीट ट्रांसफर रेट होगा वो भी हमने क्या निकाल ली। तो इस तरह से हमने डिफरेंट केसेस के लिए डिफरेंट हमने सबसे पहले क्या किया, फ़िन को स्टडी करा कि फ़िन क्या होती है, फिर हमने उसमें डिफरेंट केसेस के लिए हमने क्या निकाला, हीट ट्रांसफर रेट और टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन निकाली है। इसके बाद हम क्या करेंगे, फ़िन परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे कि फ़िन परफॉर्मेंस क्या होती है, इसके कौन कौन से पैरामीटर है जिससे कि हम फ़िन परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं डिफरेंट फिन्स की। तो द यूटिलिटी ऑफ अ फिन इज डिसिपेटिंग a given quantity of heat is generally assumed on the basis of the following parameter है। तो किसी फिन की जो यूटिलिटी है वो क्या है, इज द यूटिलिटी किसके अंदर, डिसिपेटिंग अ गिवन क्वांटिटी ऑफ हीट। हम क्या करते हैं, डिफरेंट पैरामीटर के बेसिस पर डिफेंड करते हैं। हम जानना चाहते हैं कि मान लीजिए कौन सी फिन है जो बेटर है, उसकी क्या यूटिलिटी है, वो कहाँ यूटिलाइज है बेटर वे में। उसके लिए हम क्या है, जो निम्न पैरामीटर है उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उनके बेसिस पर हम बता सकते हैं कि पर्टिकुलर फिन कहाँ पर यूटिलाइज होगी और उसकी कहाँ यूटिलिटी है। तो उसमें सबसे पहला पैरामीटर है एफिशिएंसी ऑफ फिन। हमको पता होना चाहिए कि एफिशिएंसी ऑफ फिन क्या होती है। तो एफिशिएंसी ऑफ फिन को हमने नीटा एफ से बताया। नीटा एफ ये बराबर कितना होता है, एक्चुअल हीट ट्रांसफर रेट फ्रॉम द फिन। एक्चुअल हीट ट्रांसफर रेट फ्रॉम द फिन कितना हुआ है, डिवाइडेड बाई हीट दैट वुड बी डिसिपेटेड इफ द होल सरफेस ऑफ द फिन
वर मेंटेन एट द बेस टेम्परेचर। कितनी हीट डिसिपेटेड होगी अगर होल सरफेस ऑफ द फिन क्या हो गई, बेस टेम्परेचर के बराबर में क्या हो, जो टेम्परेचर उस पर मेंटेन हो। तो दो हो गई, एक तो NF क्या हो गया, एफिशिएंसी। तो ये क्या है, एक्चुअली हीट ट्रांसफर रेट फ्रॉम द फिन, फिन लगाने के बाद में कितनी हीट ट्रांसफर रेट हुई है, तो ये तो हो जाएगी एक्चुअल हीट ट्रांसफर रेट फ्रॉम द फिन। दूसरा हमको क्या निकालना है, अगर हमने फिन का टेम्परेचर कितना मान लें कि उसके बेस टेम्परेचर के बराबर मान लें, फिन का टेम्परेचर कितना मान लें, बेस टेम्परेचर के बराबर मान लें, तब कितना हीट डिसिपेटेड होगी उसको कैलकुलेट कर लें, इन दोनों को रेशियो निकाल लें, तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी। तो फॉर अगर हम मान लीजिए हम केस लेते हैं फॉर इंसुलेटेड एट द टिप का, अगर हम केस लेते हैं कि जो फिन है वो टिप पर क्या इंसुलेटेड है, तो उस केस के अंदर कितनी हीट ट्रांसफर रेट हुई है फिन लगाने के बाद में, अंडर ऑफ HPKAC ब्रैकेट T0 माइनस का TA और 10 हाइपरबोलिक ml। तो ये तो क्या आ गया हमारे पास में, एक्चुअल हीट ट्रांसफर रेट फ्रॉम द फिन आ गया, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, अगर उसका होल सरफेस क्या हो गया, जो फिन क्या है बेस टेम्परेचर के बराबर टेम्परेचर पर है, होल सरफेस ऑफ द फिन वर मेंटेन एट द बेस टेम्परेचर पर, तो क्या हो जाएगा, हीट कन्वेक्टेड कितनी हो जाएगी, HA कितना हो जाएगा, P इंटू L, क्योंकि होल सरफेस है तो पैरामीटर इंटू लेंथ, PL हो जाएगा सरफेस एरिया, और ब्रैकेट कितना हो जाएगा, T0 माइनस का TA, क्योंकि होल सरफेस किसमें बेस टेम्परेचर के बराबर मीन्स T0 पर है, तो T0 माइनस का TA। तो हमने क्या निकाल लिया, इन दोनों की वैल्यू को पुट कर दिया, तो हमको इसका अगर सॉल्व करें तो T0 माइनस TA से कैंसिल हो जाएगा और HP से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फाइनल इक्वेशन हो जाएगी 10 हाइपरबोलिक ml डिवाइडेड बाई अंडर ऑफ HP बाई KAC मल्टीप्लिकेशन L। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 10 हाइपरबोलिक ml ब्रैकेट ml, हमने क्या कर दिया, m की वैल्यू पुट कर दी, m हम जानते ही हैं अंडर ऑफ HPKAC। तो हमारे पास में एफिशिएंसी का फार्मूला कितना आ गया, 10 हाइपरबोलिक ml डिवाइडेड बाई ml। तो हम देखें इस फार्मूले से तो हम काफ़ी सारे केस डिस्कस कर सकते हैं कि मान लीजिए अगर हमारा फिन क्या लॉन्ग फिन है, काफ़ी लंबी फिन है, तो उसके लिए L बराबर कितनी होगी, ज़्यादा होगी। अगर L ज़्यादा होगा तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, फिन एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब हो गया कि ज़्यादा लंबी अगर फिन हम ले लें तो भी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि फिन की लेंथ बढ़ाते जाएंगे तो एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, बट हीट डिसिपेट होता जाएगा तो उससे फ़ायदा ही फ़ायदा है, बट एफिशिएंसी कम हो रही है, लेंथ बढ़ाने से एफिशिएंसी क्या हो रही है, कम हो रही है। दूसरा केस अगर लें कि ml अगर हम स्मॉल ले लें, अगर ml की वैल्यू 10 हाइपरबोलिक ml डिवाइडेड ml है, तो इसके अंदर अगर ml की वैल्यू को हम स्मॉल ले लेंगे तो एफिशिएंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ml स्मॉल ले लें तो मान लीजिए L स्मॉल है, L स्मॉल को मतलब अगर लेंथ बिल्कुल जीरो कर देंगे तो एफिशिएंसी 100% हो जाएगी, बट उस केस के अंदर फिन रहेगी नहीं, तो उसका कोई प्रैक्टिकली आस्पेक्ट नहीं होगा। तो नो फिन एट ऑल नेचुरली मैक्सिमाइजेशन ऑफ द फिन परफॉर्मेंस with respect to its length does not constitute the design criteria of a fin, only for judging the relative merit of fin of different geometry of the material। तो इसका मतलब हो गया कि लेंथ को हम बढ़ाएंगे तो एफिशिएंसी कम हो रही है, लेंथ को घटाएंगे बिल्कुल जीरो कर देंगे तो एफिशिएंसी बढ़ रही है। तो इसका मतलब हो गया एफिशिएंसी जो है लेंथ पर डिपेंड नहीं कर रही है, ये तो बस एक जजमेंट का क्या है, एक तरह से क्राइटेरिया है। तो इसलिए हमने लिखा है कि नो फिन एट ऑल नेचुरली मैक्सिमाइज ऑफ द फिन परफॉर्मेंस विद रिस्पेक्ट टू इट्स लेंथ डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द डिज़ाइन क्राइटेरिया ऑफ फिन। तो ये लेंथ जो है उसके डिज़ाइन क्राइटेरिया के अंदर क्या हो रहा है, रिस्पेक्ट टू लेंथ डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट, मतलब वो लेंथ जो है वो क्या डिज़ाइन क्राइटेरिया में इतना सपोर्ट नहीं कर रही है, क्योंकि लेंथ के हिसाब से एफिशिएंसी क्या कर रही है, वेरी कर रही है। तो दूसरा हमारे पास में पैरामीटर है जिससे कि हम यूटिलिटी ऑफ द फिन को कंपेयर कर सकते हैं, दैट इज़ द इफेक्टिवनेस ऑफ द फिन। इफेक्टिवनेस ऑफ द फिन को हम एप्सिलॉन एफ से बताते हैं। ये क्या होती है, हीट ट्रांसफ़र रेट, फिन हीट ट्रांसफ़र रेट डिवाइडेड बाई हीट ट्रांसफ़र रेट दैट वुड एग्जिस्ट विदाउट द फिन मीन्स। तो ये इफेक्टिवनेस अगर हमको निकालनी है, एक तो फिन लगाने के बाद में कितनी ट्रांसफर रेट हो रही है और विदाउट हीट फिन लगाने पर कितनी ट्रांसफर रेट हो रही है, अगर इनका हम रेशियो निकाल लेंगे तो हमारे पास इफेक्टिवनेस आ जाएगी। तो फिन लगाने पर ट्रांसफर रेट अगर हम मान लीजिए लेते हैं कितना, अंडर ऑफ HPKAC T0 माइनस का TA, हमने फर्स्ट केस ले लिया, अंडर ऑफ HPKAC T0 माइनस का TA, फिन लगाने पर इतनी ट्रांसफर हो रही है, डिवाइडेड बाई फिन जब नहीं लगाई है तो कितनी ट्रांसफर रेट होगी, जब बिल्कुल सरफेस एरिया से ट्रांसफर होगी तो कितनी हो जाएगी, HAC T0 माइनस का TA, उसी केस में सरफेस एरिया और क्रॉस सेक्शन एरिया उसका बराबर होगा, तो HAC T0 माइनस का TA, बिल्कुल फिर हमने नहीं लगाई है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो इफेक्टिवनेस बराबर कितनी हो जाएगी, T0 माइनस से T0 कैंसिल, तो इफेक्टिवनेस बराबर कितनी हो जाएगा, अंडर ऑफ PK बाई HAC
जिसमें पी तो क्या है, उसकी पैरामीटर है, के उसकी थर्मल कंडक्टिविटी है मटेरियल की, और एच क्या है, कन्वेक्टिविटी ट्रांसफर कोफिशिएंट है, और ए सी उसको क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो पी बाई ए सी की वैल्यू हम निकालें, पी तो कितना हो गया 2, बी प्लस डेल्टा पैरामीटर, और ए सी कितना हो गया बी इंटू डेल्टा। अगर मान लीजिए कि थिकनेस उसकी बहुत ही कम है, डेल्टा बहुत ही कम है, तो डेल्टा को नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, ये 2 बाई डेल्टा, 2 बाई क्या हो जाएगा, ये डेल्टा आ जाएगा हमारे पास में। तो इफेक्टिवनेस बराबर कितना हो जाएगा, अंडर ऑफ 2k बाई एच डेल्टा, 2k बाई एच डेल्टा। तो इफेक्टिवनेस का फार्मूला जो सिंपल आ गया, अंडर ऑफ 2k बाई एच डेल्टा। तो इस और ये अपन सिंपल बोल सकते हैं, इफेक्टिवनेस का फार्मूला कितना है, अंडर ऑफ pk बाई एच ए सी। तो pk बाई एच ए सी की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है तो इफेक्टिवनेस क्या होगी, हमारी इंप्रूव होगी। सेकंड हम ये कह सकते हैं कि अगर के जो थर्मल कंडक्टिविटी है अगर वो बढ़ती है तो इफेक्टिवनेस क्या होगी, बढ़ेगी। थर्ड हम ये कह सकते हैं कि पी बाई एच ए सी की वैल्यू अगर बढ़ती है, पैरामीटर डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू अगर बढ़ती है तो भी क्या होगी, हमारी इफेक्टिवनेस क्या होगी, बढ़ेगी। तो पी बाई एच ए सी बढ़ने का मतलब क्या है, फिन क्या है, पतली है, एक तो फिन पतली है, और दूसरा क्या है कि वो पास पास में है। पी वाई एच ए सी का मतलब क्या है, उसको क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, क्रॉस सेक्शन एरिया कम का मतलब क्या है, थिन पतली है और पास पास है, पैरामीटर ज़्यादा है इसलिए पास पास है। तो पी वाई एच ए सी का मतलब ये है कि हमारे पास में क्या हो रहा है, फिन पतली है और क्लोजली स्पेस्ड है, तो उसके इसके अंदर उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। अगर हम बात करें कि एच को हम बढ़ाएंगे, एच को अगर हम कम करेंगे कन्वेक्टिविटी ट्रांसफर रेट को, तो इफेक्टिवनेस फिर बढ़ेगी। तो अगर हम गैस की बात करें या लिक्विड की बात करें, तो गैस का जो कन्वेक्टिव ट्रांसफर कोफिशिएंट क्या होता है, कम होता है कंपेरेटिवली लिक्विड से, तो गैस के केस में क्या होगा, इफेक्टिवनेस क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यूज़ ऑफ द फिन वुड बी बेटर जस्टिफाइड व्हेन द फ्लूइड इज गैस रेदर देन द लिक्विड। तो जो फिन्स है उसका यूटिलाइज तब बेटर होगा जब हम क्या कर रहे हैं, फिन को गैस में यूटिलाइज कर रहे हैं बजाय लिक्विड के अंदर। तो इसलिए क्योंकि एच जो है गैस का कम है कंपेरेटिवली एच लिक्विड से, तो एच कम होने से इफेक्टिवनेस बढ़ रही है। तो सो फिन्स आर नॉट यूज ऑन द स्टीम कंडेंसर ट्यूब्स। तो इसलिए जो फिन्स होती है वो स्टीम कंडेंसर ट्यूब्स के अंदर यूज़ नहीं की जाती हैं। और अगर हम जैसे एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के अंदर रिलेशन निकालें तो हम दोनों फार्मूले से इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो सॉल्व करने पर हमारे पास में आएगा इफेक्टिवनेस बराबर एफिशिएंसी मल्टीप्लिकेशन पी एल बाई ए सी। तो और इसको हम बता सकते हैं कि इफेक्टिवनेस बराबर एफिशिएंसी मल्टीप्लिकेशन पी एल क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द फिन डिवाइडेड बाई ए सी क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द फिन। तो ये क्या है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच में रिलेशन है। तो आज हमने क्या कर दिया, फिन परफॉर्मेंस जो है उसके पैरामीटर के बारे में भी डिस्कस किया है, जिसमें हमने एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के बारे में डिस्कस किया। तो अब तक हमने क्या कर लिया है, इन सभी लेक्चर्स के अंदर जो हमारा सेकंड जो हमारा जो 6 टॉपिक है कंडक्शन, उसको हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट टर्म पर हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू।